बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंसों के आर पार। मुसन्निफ फातिमा रहमान। इतवार का दिन था। 11 बजने को थे। सर तक चादर ओढ़े वो हल्के हल्के खर्राटे ले रही थी। बिस्तर के करीब मेज पर असाइनमेंट पेपर बिखरे पड़े थे। चाय के कप और खाने की प्लेटें पड़ी थीं। दबे इस पर्दों की तह सूरज को अंदर आने से रोके हुए थी। चादर से एक हाथ निकला और सतह टटोली। वाइब्रेट होते मोबाइल को बगैर नंबर देखे उठा लिया गया। नाफे? कौन? अच्छा, नाज के दोस्त, वही जो उसके पैसे लेकर भाग गया था। नाज ने कल मेरा फोन नहीं उठाया, कहाँ है वो? गुलजेब ने बंद होती आंखों को बमुश्किल खोलते देख पूछा। वो रात देर तक पढ़ती रही थी। नाज घर पर ही है, मसरूफ होगी। मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी गुलजेब, नाफे ने लिजाजत आमेज लहजे में कहा। कैसी मदद? मैं अभी उठी हूं, गुलजेब ने जमाई के बीच में कहा। देखें, मैं जानता हूं आप नाज जैसी बेमुरवत नहीं हैं, जरूर मेरी मदद करेंगी। नाफे की आवाज आई। काम क्या है? गुलजेब ने कहा। दरअसल नाज पिछले दिनों किसी नवाज चांडियों का सिस्टम हैक करने में लगी थी। आप नवाज चांडियों को जानती हैं? नाफे ने कहा, जबकि नाज अलग शर्मिंदगी में घिरी बैठी थी। वो हरगिज गुलजेब को इस सब में घसीटना नहीं चाहती थी। नहीं, मैं तो पहली बार ऐसा अजीब सा नाम सुना है। उसकी आवाज में वाज़ेह कपकपाहट नाफे ने साफ महसूस की। कुछ हुआ है क्या? गुलजेब की आंखें मुकम्मल खुल चुकी थीं। ये तो नाज ही बेहतर जानती है। नाज ने मुझसे मेरा लैपटॉप मांगा था, कोई काम है उसका। मेरा ख्याल है कि उसने नवाज चांडियों को ही हैक करना है, फिर वो कोई गड़बड़ ना कर दे। नाफे ने दानिस्ता नवाज चांडियों पर जोर दिया और बात अधूरी छोड़ दी। नाज तासुफ में सरदाएं बाएं हिलाकर रह गई बस। कैसी गड़बड़? गुलजेब पूछ रही थी। ये तो नाज ही बेहतर जानती है। आप क्या मेरा लैपटॉप नाज तक पहुंचा देंगी? असल में मैं खुद उसके घर जा नहीं सकता। पता नहीं घर वाले क्या सोचें। आप ले जाएंगी प्लीज? नाफे कह रहा था। नफी करने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। गुलजेब मान गई। मान गई वो? नाज ने नाफे को देखा। हाँ, उसकी जान जोड़ी हुई है, नाफे ने कहा। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने बड़ी सफाकी से इसकी नाजुक रगों पर हाथ डाला है। मिलीजुली कैफियत तले नाज अफसरदा सी बोली। आइडिया किसका था? कुल्हों पर हाथ रखे नाफे ने अबरू चढ़ाया। उसके अंदर की औरत जाग रही थी। मां बदौलत का, नाज ने एतराफ किया, जबकि मामू उस दौरान चुपचाप कीबोर्ड की टिक टिक करने लगे थे। वो दोनों उन्हें नजरअंदाज किए आगे का लाइहा अमल तरतीब दे रहे थे। नाफे ने गुलजेब को नाज के घर से कुछ दूर आने को कहा। वो वक्त मुकर्ररा पर पहुंच गई। चेहरे पर मोटा चश्मा लगाए, हमेशा वाला हड्डी पहने वो लापरवाह सा खड़ा था। नाफे से लैपटॉप लेकर वो पैदल नाज के घर पहुंची। बेल बजाई। वो कई बार यहाँ पर आ चुकी थी। तलहा ने दरवाजा खोला। अम्मी ने गुलजेब को बताया कि नाज अपने मामू के साथ किसी दोस्त की अयादत को गई है, वापस आएगी तो उसका बता देंगी। गुलजेब इस बात से अनजान कि दो आदमी उसका ताकुब कर रहे हैं। वो दूर किसी घर की छत से नाज के घर पर नजर रखे हुए थे। वो घर पर नहीं है। गुलजेब ने कदरे थके अंदाज में उसे लैपटॉप वापस कर दिया। अच्छा, कहाँ गई है? पता नहीं, उसके मामू आए हुए थे, उनके साथ ही गई है। सब जल्दी में लग रहे थे। अच्छा, तुम्हें कुछ पता है नवाज चांडियों का क्या सीन है? लहजा सरसरी रखने के बावजूद उसके अंदाज में बेचैनी साफ थी। जहां तक नाफे का अंदाजा है, नाज ने उसे फिर से चेक करना होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मसला है, वरना नाज जरूर बताती। बजाय नाफे ने लापरवाही से बताया, मगर वो इसे मुतमईन करना चाहता था। गुलजेब का काम पूरा हो चुका था। गुलजेब के जाने के बाद वो बेफिक्र चाल चलता, लैपटॉप कंधों पर पहने बैग में डाले च्युइंगम चबाते सड़क पर चलने लगा। वो मेरे पीछे हैं, नाफे का मैसेज उसने पढ़ा। घबराना मत, नाज ने जवाब दिया और कॉल मिलाई, जो पहली बेल पर उठा ली गई। कान से फोन लगाए नाफे एक दुकान में दाखिल हुआ। नाफे तो कभी अपने बाप से भी नहीं डरा। ये सांड किस खेत की मूली है? नाफे ने कहा। ज्यादा शेखियां बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, नाज की आवाज आई। दूसरी जानिब नाफे ने हंसते हुए बैग उतारकर एक लड़के को पकड़ा दिया और दुकान से बाहर आ गया। देखो नाज, तुम बड़ा अंडर एस्टिमेट करती हो मुझे। वो एक सुनसान गली में चल रहा था। सारी बातें छोड़ो, बस जल्द अज जल्द वापस आओ। बेचैनी से पहलू बदलते वो कानों में खतरे की घंटियां बजती महसूस कर सकती थी। हाँ बाबा, आ रहा। मुस्कुराता नाफे का फिक्र मुकम्मल भी नहीं कर सका। मोबाइल हाथ से छूट गया।
जबकि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। एक झटके से नाज खड़ी हुई। टिक टिक करते मामू मुतवज्जा हुए। नाफे, नाफे, वो उसका नाम पुकार रही थी, जबकि दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला। क्या हुआ? यासीन मामू ने पूछा। वो फटी फटी आंखों से उन्हें देखे गए। कॉल जारी थी। वो सुन सी आवाजें सुन रही थी। यासीन ने उसके हाथ से फोन ले लिया। कॉल काटी जा चुकी थी। नाफे कहाँ है नाज? वो पकड़ा गया, मगर इतने आराम से कैसे? वो इसे उलझी सोचों में घिरी वो वापस बैठ गई। फिजा बोझल होती चली गई। जहन शऊर में आने लगा। अंगड़ाई लेने के लिए हाथ हिलाने चाहे, मगर वो बंधे थे। चकराते सर को उसने उठाना चाहा, मगर नैन कटोरे दुख रहे थे। जब एक हाथ ने मुट्ठियों में उसके सिल्की बाल जकड़े और चेहरे पर गिलास भरकर पानी फेंका। जहन मुकम्मल तौर पर बेदार हो गया। आंखें वाकई उसने सामने खड़े दो हैकल मर्द को देखा। कहीं ये दोजख तो नहीं और तुम जरूर दारोगा होगे, क्योंकि जन्नत तो ये कहीं से भी लगती। नाफे की जबान चल पड़ी थी। वो साथ साथ आंखें झपक रहा था। पानी के कतरे बालों पर से खिसकते उसकी आंखों में घुस रहे थे। नाज कहाँ है? पूछा गया। दुनिया में होगी। मैं तो मरकर दोजख में आ चुका हूं। लेकिन मैं इतना बुरा तो नहीं था कि अल्लाह ने सीधा दोजख में डाल दिया। कुछ तो मार्जिन देते अल्लाह मियां। तासुब से सर हिलाते उसने ठंडी सांस भरी। वैसे दोजख इतनी गर्म नहीं है, लाहौर जैसा ही मौसम है, नाफे कह रहा था। बकवास बंद करो, उसे आवाज आई। ओके बॉस, नाफे अच्छे बच्चों की तरह मानते हुए सर हिलाते खामोश हो गया। अच्छा, एक गुजारिश थी। आंखों में इल्तिजा समोकर पूछा गया। सामने वाला पिघला नहीं, मगर उसे सुन लिया। वो मेरी दूर की करीब की नजर बहुत खराब है। अगर हो सके तो मेरा चश्मा वापस कर दें। आप धुंधले, बहुत गंदे लग रहे हैं। प्लीज भाई हो गए, चश्मा वापस कर दो, नाफे ने कहा। एक आध आंसू की कमी थी। वो तो उसके आंखों में ना आया, मगर बंदा टसुओं के बगैर ही मान गया। दे दे यार, कहीं जनानियों की तरह रोना ना शुरू कर दे। पीछे खड़े आदमी ने एक लिफाफे से उसका चश्मा निकालकर उसकी गोद में रखा। प्यारे लोगों, मेरे हाथ खोल दो तो जरा गर्द साफ करके पहन लो, नाफे ने कहा। काशिफ, पहनाओ इसे। गरजदार आवाज पर नाफे तक सहम गया। काशिफ, जो कि उसके सामने ही खड़ा था, नाफे को चश्मा पहना दिया। ये जरा यहां से दबाना, कान पर बैठा नहीं सही से, नाफे ने कहा। काशिफ ने अच्छी तरह चश्मा दोनों कानों पर बिठा दिया। अब नाफे मासूमियत से आंखें चपक चपक कर इन सबको बगौर देख रहा था। हमजा आहिस्ता से नाफे के सामने आया। हेलो सर, आप तो इनके जैसे नहीं लग रहे, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, हम सब दोजख में क्यों हैं? नाफे ने पूछा। चुप हो जाओ अब, बोला गया। ओके जी। नाफे अब चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं पूछेगा, और नाफे यूं रूठ गया जैसे सामने वाला उसे मनाएगा भी। तुम्हारा मोबाइल हमारे पास है, हम नाज को आसानी ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन तुम खुद अगर बता दोगे कि नाज कहाँ है तो हम तुम्हें जानने देंगे। हमजा ने कमाल महारत से उसे घेरना चाहा। नाफे उल्लू नहीं है, वो मोबाइल इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड डिवाइसेस आम मोबाइल फोन्स की तरह ट्रेस नहीं की जा सकती। तुम चाहकर भी उसे ट्रेस नहीं कर सकते। अपने मंसूर हयात खान को बता दो, नाफे ने कहा। नाफे की आंखों में चैलेंज था। तुम नाज तक नहीं पहुंच सकते। मामू, एक वेब पेज बनाए। मैट्रेस पर आराम से टिकी नाज ने यासीन को मुतवज्जा किया। क्या? यासीन जो मुकम्मल इन्हमाक से काम में लगा था, समझ ना सका। बस एक वेबसाइट बनाए, अभी के अभी, ज्यादा टाइम नहीं है, नाज ने कहा। किस लिए? तफसील से बताओ, यासीन मामू ने पूछा। नाफे प्लान बी पर अमल कर रहे हैं, जिसे कामयाब बनाने के लिए एक वेब पेज की जल्द अज जल्द जरूरत है। तफसील को छोड़ दें, नाज जल्दी जल्दी बोल रही थी। तुमने प्लान बी मुझे नहीं बताया, यासीन मामू ने बताया। क्या क्या है ना, कुछ बातें हम टीनेजर्स की भी होती हैं। नाज ने जल्दी से नाफे के लैपटॉप पर हेडफोन्स लगाए और कानों पर लगा लिए। अब तुम क्या कर रही हो? यासीन मामू ने पूछा। फिल्म देख रही हूँ, नाज ने कहा। यासीन उसे उसके हाल पर छोड़कर वेब पेज बनाने लगा। दूसरी तरफ नाफे अब पुरसकून सा बंधे हाथों के साथ हमजा को देख रहा था। तुम कुछ बताओ ना बताओ, ढूंढ तो लेंगे हम उसे, हमजा ने कहा। तो अब तक ढूंढ क्यों नहीं सके? नाफे ने पूछा। अंदाज पर हमजा अंदर तक सुलग गया। नाफे हल्का सा मुस्कुरा दिया। हमजा होंठ भींचे कुछ देर उसे देखे गया। एक जोरदार घूंसे से नाफे को नवाज कर वो काशिफ से मुखातिब हुआ। उगलवाओ इससे किसी भी तरह, रात तक मुझे नाज की लोकेशन चाहिए। मारना पड़े तो हड्डियां तक तोड़ देना इसकी। तेज तेज हिदायत देकर हमजा चला गया।
लेकिन नाफे पर कुछ भी असर ना हुआ। देखो यार, मुझे जाने दो, तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, नाफे ने कहा। और वो कैसे? उसे तजस्सुस ने घेर लिया। मेरे अब्बू के बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, नाफे मजे से मुस्कुराया। कहीं वजीर आजम तो नहीं तुम्हारा बाप? एक ने तंज किया। नहीं, वो मकबूल होटल के मालिक हैं, नाफे ने कहा। कमरे में मौजूद तीनों आदमियों ने कह कहे मारे, ये बेवकूफी तुम्हें ले डूबेगी। ऐसा क्यों? नाफे उलझा हुआ बोला। मंसूर हयात खान को जानते भी हो, कितना ताकतवर है वो, एक ने कहा। तमस्कराना लहजे पर नाफे सुलग सा गया। अच्छा, तो क्या कर लेगा तुम्हारा मंसूर हयात? वो नाफे का जरा बराबर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नाफे ने कहा। वो छठी का दूध याद करवा देगा तुझे, एक बोला। नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। यकीन उसके अंदर अंदाज में यकीन था। काशिफ नामी बंदा जरा सा ठिठका। अरे काशिफ, दफा करो, ये बातचीत से नहीं मानेगा, जरा धुलाई करो इसकी, तीसरे ने कहा। मगर काशिफ नाफे की आंखों में चमकते इस जज्बे को समझने की कोशिश कर रहा था। कौन बचाएगा तुम्हें? काशिफ के पूछने पर नाफे ने होले से लब वार किए। अल्लाह। रस्सियों में जकड़े हाथों के साथ टेक लगाए उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। काशिफ लम्हे भर को अपनी जगह पर थम गया, मगर ये चंद सेकंड के लिए था। देखो, तुम शक्ल से अच्छे घर के लगते हो, यकीन मानो, अगर तुम हमें नाज का बता दो तो तुम्हें आराम से जाने देंगे। पक्का वादा, कोई हाथ तक नहीं लगाएगा तुम्हें। काशिफ बड़े प्यार से बोल रहा था। नाफे टुकर टुकर उसे देखे गया। अच्छा, और ये जो नाफे की नाजुक गाल पर तुम्हारे बंदे ने पंच मारा है, इसे किस खाते में रखोगे? हो, बड़ा आया नाफे को बहलाना चाहता है, नाफे ने कहा। नाफे ने नाराजगी के इजहार में चेहरा मोड़ लिया। उफ, इसके तो बच्चों जैसे नखरे हैं। इन तीन में से एक बोला, शट अप, आई एम अ बिग बॉय, नाफे ने कहा। काशिफ ने बड़ी मुश्किलों से खुद को उसे धो डालने से रोका। देखो, वो हमारा बॉस था, कुछ नहीं होता, अगर एक आध मार दी, तुम हमें बता दो, सब बस सब चलेगा, फिर चले जाना, एक ने कहा। तुम्हारा बॉस तो मंसूर हयात खान नहीं, ये मुखंचू कौन था? नाफे ने कहा। वो बॉस का बॉस है, हम हमजा के अंडर काम करते हैं, और नाज ने हमजा को काटा था। काशिफ ने एक घूरी से पटा पटा सब बोलते अपने आदमी को चुप कराया। फिर वो नाफे की कुर्सी की बाहों पर हाथ रखकर झुका। वाह, नाज तो मांसाहारी हुई फिर, मगर जिंदा गोश्त। अजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नाफे उसके करीब होने पर मसनूई सा घबराया। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, पूरे 10 मिनट। हम मुंह से बात करने के आदी नहीं, मगर तुम्हें बहुत ढील दे दी है। बहुत हो गया, वो बोला। यानी मैं दुनिया में ही हूं, ये दोजख नहीं है? शुक्र है, नाफे ने कहा। 10 मिनट सिर्फ। काशिफ घड़ी देखकर बैठ गया। 10 मिनट काफी होंगे, नाफे मुस्कुराया। बताना चाहोगी कि क्या देख रही हो? यासीन मामू ने पूछा। आपने वेब पेज बना लिया? बगैर सर उठाए उसने पूछा। कब का? आ जाएं फिर। नाज ने गोद में धरा लैपटॉप और हेडफोन्स पकड़ा दिए। नाज, यासीन को अपनी ही आवाज अजीब लगी। नाज, क्या? ये कौन है ये? उफ खुदाया, मुझे बताए बगैर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो? यासीन मामू हैरत में गौते खाते इससे बोल रहे थे, जबकि वो खुद वेब पेज देखने मामू का डेस्कटॉप पर आ गई थी। चश्मे के पार उसकी नजरों में बला का ठहराव था। नाज, क्या है ये सब? यासीन मामू ने कहा। कब की चुप बैठी नाज को उनकी तरफ देखना पड़ा। फोन दें? वो बोली। नहीं, पहले मुझे एक एक बात बताओ, यासीन मामू ने कहा। आप मुझे फोन देंगे कि नहीं? सपाट लहजे में नाज ने पूछा। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से किसी मुश्किल में फंसो, यासीन मामू ने कहा। हम ऑलरेडी मुश्किल में फंस चुके हैं। अगर आप चाहते हैं वो नाफे को सही सलामत छोड़ दें तो फोन निकालें। आपका फोन ट्रेस नहीं होगा, मैं जानती हूँ। सिर्फ एक कॉल, नाफे को बचाने के लिए। पता भी नहीं लगता और 10 मिनट खत्म हो जाते हैं। मामू टस से मस ना हुए। पहले सब बताओ मुझे। वो कायम थे अपनी जगह पर। नाफे की गिलासेस में कैमरा लगा है, ये सारी फुटेजेस उसी कैमरे से बनी हैं। मैं ये मंसूर को भेजूंगी और ब्लैकमेल करूंगी उसे, नाज ने कंधे उचकाकर बताया। यासीन ने जेब से मोबाइल निकालकर उसे पकड़ा दिया। मुझ पर यकीन रखें। तुम पर यकीन है, मगर ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है, यासीन मामू ने कहा। जानती हूं, और जलेबी जैसी इस दुनिया के साथ जलेबी बनना पड़ता है। गर्दन के पटाखे निकालते उसने मैसेज टाइप करना शुरू किया। दोपहर के वक्त पुरतकल्लुफ तौआम खूबसूरती से मेज पर सजा था। मेज के गिर्द घर के तमाम अफराद बरात जमान थे। सरबराही कुर्सी पर कलीम हयात खान थे। दाएं और बाएं तरफ दोनों बड़े बेटे, जबकि सबसे छोटा बेटा मां के साथ बैठा था।
वो बेदिली से माँ की नसीहतें सुन रहा था। शक्ल से साफ जाहिर था कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रहा है। अगला चक्कर कब लगेगा? उसकी प्लेट में मजीद पुलाव डालकर वो उसके चेहरे का एक एक नक्श जज़ब कर रही थी। चेहरे मोहरे से वो माँ पर गया था। जाने तो दें, आ भी जाऊंगा, वो बोला। बस 2 दिन हैं, तरस जाती हूँ तेरी शक्ल देखने के लिए, ज्यादा आया करना। इनकी भूख मर चुकी थी। वो उसके जाने का सोच सोच कर ही आधी हो रही थी। एक तो बीमारी का ड्रामा करके बुला लिया है, बाकी दोनों के साथ दिल लगाए ना, ये भी आपके ही बच्चे हैं। वो 4 बच्चों के बाप इसके बड़े भाई जरा दूर बैठे थे, सो उसने माँ से कह दिया, अपनी बीवियों के हैं या बाप के, मुझ बुड्ढी की कोई नहीं सुनता। बस तू ज्यादा आया जाया कर, मेरा मोर मेरे पास रहे तो दिल लगा रहता है, माँ ने कहा। और वो छोटे छोटे लुकमे खाने लगी, जबकि मंसूर हयात खान के लिए अब खाना हराम हो चुका था। मुझे इस नाम से मत बुलाया कर अम्मी, हयात ने कहा। किस नाम से? उन्होंने पूछा था, और उसने बेख्तियार मुट्ठियां भींची। ये मोर मत कहा करें, बड़े जब्त से वो बोला। ए लो, अरे सुनते हैं, शहर जाकर बदल ही गया है ये तो। भला बचपन का नाम ऐसे ही होना था ना। एक तो तेरी दादी ये रूखा सूखा नाम मंसूर रख गई, माँ ने कहा। उसे लगा भाभियां दबा दबा के मुस्कुराई थीं। वो कुछ कहने ही वाला था कि आने वाले मैसेज पर वो मेज से उठ गया। एक जरूरी कॉल करनी थी, मैंने अभी याद आया है, मंसूर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। नामालूम नंबर से भेजी गई क्लिप्स पर उसके 14 तबक तो रोशन ना हुए, मगर रहा सहा सकून जरूर बर्बाद हो गया। वीडियो काशिफ के नाफे को चश्मा पहनाने से लेकर उसके 10 मिनट देने पर थी। वो सहन में खड़ा था, कोई मुलाजिम ना था। कुछ सोचते हुए उसने नंबर पर कॉल की, जो अगली बेल पर उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम। बड़े ठंडे मिजाज के साथ उसने जवाब दिया। वो आवाज पहचान गया था। फिर क्या सोचा मंसूर हयात खान, पूछा गया था। वो इसके यूं पूरा नाम पुकारने पर मुस्कुराए बिना रह न सका। क्या हाल है नाज, काफी अरसे बाद बात हो रही है, मंसूर ने पूछा। नहीं तो, अभी 2 दिन पहले ही मैं आपके गरीब खाने पर तशरीफ लाई थी, याद है? बल्कि नहीं, जबरदस्ती लाई गई थी, शायद आप भूल गए हैं, नाज ने कहा। लहजे में काट थी और गुस्सा भी, जिसे वो दबाने की कोशिश कर रही थी। याद नहीं रहा, आ रहा। तुम याद करवाओ तो शायद यादाश्त में ताजा हो जाए। वो साफ मुकर गया, फिर बनकर बोला, ये तब की बात तो नहीं जब मरने की अदाकारी की थी तुमने, और मैं अपनी बाहों में उठाकर तुम्हें गाड़ी तक लाया था। उस दिन की बात कर रही हो ना, नाज शावेज? वो जानबूझकर बात को तूल देता हवेली के चमन में आ गया। कई माली काम में लगे हुए थे। उसने उनमें से किसी को बुलाने का सिंधी में कहा। वो उर्दू कम समझते थे और नाज सिंधी से नावाकिफ थी। नाफे के बेसमेंट में स्पीकर मोबाइल था। मामू सामने देख रहे थे, भिंचे होठों के साथ वो बगौर इन्हें सुन रहे थे। फालतू बातें छोड़ो, नाज ने कहा। तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा, वो मूंछों पर उंगली फेरता बोला। व्हाटएवर, असल मौजू पर आते हैं। तुम्हारे छोड़े कबूतर गुजादे गुटगु कर रहे हैं। अब अगर तुम नहीं चाहते कि जियो न्यूज पर प्राइम टाइम में ये चले, तो नाफे को छोड़ दो जहां से उठाया था, वरना मंसूर हयात खान, तुम्हारी शायद थोड़ी सी साख खराब हो जाए। कितने अफसोस की बात होगी, है ना? वो इस तस्वुर से लुत्फ अंदोज हुई। मैं सस्ती सी सियासी चाल समझी जाएगी ये। जितना चाहे मर्जी लगा लो नाज, मुझसे एक कदम पीछे ही रहोगी तुम। मजीद कुछ कहे सुने बगैर उसने कॉल काट दी। मुलाजिम जो चंद सेकंड कबल इसके पास आया था, हाथ में पकड़ा मोबाइल उसे पकड़ा दिया और उसने कॉल की। हमजा, वापस आते ही मैं पहली गर्दन तुम्हारी उड़ाऊंगा, उसने कहा। फोन पार हमजा का माथा ठनका। क्या हुआ है हयात? दिल ही दिल में उसने साबका गलतियां गिननी शुरू की, मगर समझ ना आया। कुछ भेजा है, वो देखो और समेटो इस मैस को हमजा। मंसूर हयात खान ने मजीद कुछ ना बताया। हमजा ने थूक निकलने व्हाट्सएप खोला। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। मंसूर हयात खान को बता दो तुम नाज तक नहीं पहुंच सकते। तो अब तक ढूंढ क्यों नहीं सके? हमजा ने घोंसा मारा। स्क्रीन पर चलती क्लिप धुंधलाई थी, आवाज आ रही थी, जबकि मंजर में अब छत दिख रही थी। चश्मा ढलक कर इसकी गोद से होता जमीन पर आ गया था शायद। मंसूर हयात खान को जानते भी हो, कितना ताकतवर है वो, हमजा ने कहा। अच्छा, तो क्या कर लेगा तुम्हारा मंसूर हयात खान? वो नाफे का जरा बराबर नहीं बिगाड़ सकता। जो नाफे की नाजुक गाल पर तुम्हारे बंदे ने पंच मारा है ना, उसे किस खाते में रखोगे? हो, बड़ा आया, नाफे को बहलाना चाहता है, नाफे ने कहा। उफ, इसके तो बच्चों जैसे नखरे हैं, हमजा ने कहा। शट अप, आई एम बिग बॉय,
नाफे बोला, देखो वो हमारा बॉस था। कुछ नहीं होता अगर एक आध मार दी। तुम हमें बता दो सब, बस फिर चले जाना। तुम्हारा बॉस तो मंसूर हयात खान नहीं, ये मखनचू कौन था? नाफे ने बोला था। वो बॉस का बॉस है, हम हमजा के अंडर काम करते हैं। जब हमने नाज को उठाया था तो नाज ने हमजा को काटा था। एक आदमी की आवाज आई थी। वाह, नाज तो मांसाहारी हुई फिर, मगर जिंदा गोश्त। अजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नाफे ने कहा था। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, पूरे 10 मिनट। हम मुंह से बात करने के आदी नहीं, मगर तुम्हें बहुत ढील दे दी, बहुत हो गया, उस आदमी ने कहा था। यानी मैं दुनिया में ही हूं, ये दोजख नहीं है, शुक्र है, नाफे की आवाज आई। 10 मिनट सिर्फ, बंदे ने कहा। 10 मिनट काफी होंगे, नाफे मुस्कुराया था। हमजा समझ गया वो क्यों मुस्कुराया था। नाफे की ग्लासेस में कैमरा लगा था। जबान की नोक पर दुनिया जहां की गालियां समेटे उसने काशिफ को फोन किया। कॉल रिसीव होते ही वो बोला, इसका चश्मा तबाह कर दो। अच्छा। काशिफ ने आओ देखा न ताओ फुर्ती से नाफे का चश्मा उतारा और पांव तले कुचल दिया। दूसरी तरफ नाज के लैपटॉप पर चलती वीडियो यूं रुक गई। स्याह स्क्रीन को देखते ही वो हक्का बक्का बैठी थी। क्या हुआ? मामू ने पूछा। नाज ने कुछ देर कोशिश की। कैमरा तोड़ दिया गया है। और अब? यासीन मामू ने पूछा। उसने स्याह मोटे चश्मों वाला चश्मा उतारकर आंखें मली। नाफे ही नाफे को बचा सकता है अब, राब्ता टूट चुका है हमारा, नाज ने कहा। बूट तले अच्छी तरह चश्मे का कीमा करके उसने कान से लगे फोन में पूछा, अब लड़के को भी मसल दूं? फिलहाल रहने दो, हमजा ने कहा। नाफे जो अपने चश्मे के सदमे में आया हुआ था, एक कहर बड़ी निगाह उस पर डाली। कुछ अंदाजा भी है कितनी महंगी ऐनक थी मेरी? जाहिल ना हो तो। नाफे ने फाके कर करके चोर बाजार से खरीदा था ये चश्मा। बल्कि भाड़ में जाए नाज, मेरा इतना महंगा चश्मा तुम डैश लोगों ने तोड़ा। नाफे का दिल चाह रहा है तुम समेत नाज को रावी में फेंका है। उसके चेहरे से आया सदमा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मगर रावी का पानी तो कम होता जा रहा है। उफ, मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं? सचमुच वो औरतों की तरह सीना पीट लेना चाहता था, मगर हाथ बंधे थे। नाज ने बहुत गलत किया, उसने तुम्हें फंसा दिया। तुम्हारा चश्मा उसकी वजह से टूटा और अब तुम भी फंसे हो। कितना बुरा किया ना नाज ने। साफ नजर आ रहा है उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है। काशिफ ने अफसोस के साथ सर हिलाया। नाफे कुछ देर उसकी बातों के जेरे असर गहरी सोच में डूबा रहा। सर झुका था, उसका माथे पर शिकने गहरी होती गई। उसके होंठ फड़फड़ाए, आंखें एकदम सुर्ख हो गई। नाज ने नाफे को इस्तेमाल किया। नाज ने मुझे इस्तेमाल किया। नाफे का सर जरा सा उठा। काशिफ ने दोनों अब्रू उठाकर उसकी बात की तायद की। हम तो दोस्त थे ना, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? नाफे ने पूछा था खुद से, और काशिफ दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। तुम्हारी किस्मत ही खराब थी, काशिफ ने कहा। सच कहा, मेरी किस्मत हमेशा से खराब थी। सपाट चेहरे पर सोच की गहरी परछाइयां थी। चश्मा भी तोड़ दिया तो मनहूसों ने। लटकी शक्ल के साथ उसने जमीन पर कुचले चश्मे को देखा। एक क्या 5 ऐसे चश्मे ले लेना, काशिफ ने कहा। नाफे की मशकूक नजरें काशिफ के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। मनोसलवा उतरेगा ना नाफे के लिए, वो इस्तेजाइया लहजे में बोला। ओहो, मैं खुद अपनी जेब से तुम्हें इतने पैसे दूंगा। बस ये बता दो नाज कहाँ है, बाकी काम हमारा है। यकीन मानो तुम्हारा बाल भी बेकार नहीं होगा, भरोसा करो। नाज ने तुम्हें इस्तेमाल किया, थोड़ा बदला तो लेना तुम्हारा भी हक बनता है ना। ये आखिरी हरबा था। नाफे जिस अंदाज में सर हिला रहा था, वो ना तायद कर रहा था और ना ही तरदीद। सोचते में उसका सर घूम रहा था। नाज को सबक तो सिखाना चाहिए ना, है ना? नाफे ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, काशिफ मुस्कुराया। अच्छा, कोई इंटरनेट वाला मोबाइल दो मुझे, मैं उसकी लोकेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, नाफे ने कहा। काशिफ के कहने पर उसके हाथ खोल दिए गए। अलबत्ता बाकी दो साथी उसे इंटरनेट देने के हक में नहीं थे। काशिफ की एक घूरी पर उन्होंने इसे बगैर सिम के एक टैब पकड़ा दिया। नाफे ने टैब घुटनों पर रखा और इंटरनेट पर एक वेब पेज खोला। कुछ नंबर्स लिखे। जब भी काशिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ, दूसरी जानिब मामू का लैपटॉप इस्तेमाल करती नाज ने टैब एक्सेस कर लिया। एक फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर रेंग गई। होंठ पहाड़ तले आ गया। मामू ने कहा। वो अब स्क्रीन पर खुले नक्शे में नाफे की लोकेशन देख रहे थे। रिहायशी इलाके में एक घर के तहखाने में बंद था वो। आगे का काम आपका है, नाज के कहने पर मामू ने दो जगह कॉल्स करना शुरू कर दी। वापस तहखाने में जिसके एक कमरे में नाफे को रखा गया था, काशिफ ने उससे टैब झपट लिया और गरिबान पकड़ लिया। टैब पर इनकी लोकेशन एक दूसरी जगह पहुंचाई गई थी। क्या हरकत थी ये, बताओ, क्या किया है तुमने?
नाफे का गिरबान पकड़कर वो इसे झटके दे रहा था। मैं नाज को ही ढूंढ रहा था, वो नहीं मिली मुझे, ट्रस्ट करो मुझ पर। और काशिफ जो उसे गिरबान से जरा उठा चुका था, एक झटके से वापस कुर्सी पर पटका। बांध दो इसे, उसने कहा। बाकी दो आदमियों ने उसे बांध दिया। काशिफ ने बालों से पकड़कर उसकी गर्दन को झटके दिए, मगर वो टस से मस ना हुआ। आंखों में आंसू लिए उसे देखता रहा। एक जन्नाटेदार थप्पड़ का मारकर काशिफ बाहर की तरफ चलने लगा। यार रुक जा मेरे भाई, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। नाफे की मिनमिनाहट को खातिर में ना लाया गया और काशिफ ने जाते वक्त लाइट्स बुझा दी। चवल ना हो तो। घुप अंधेरे में खाली दीवारों से आवाज टकराकर उस तक वापस आई। गाल थप्पड़ के बायस सुलग रहा था। नाफे को थोड़ी देर सो जाना चाहिए। और कुर्सी के साथ बंदे ही आंखें मूंदे वो ऊँघने लगा। भागम भाग वो नाफ खाने की मेज से वो फारिग होकर अपने कमरे में आ गया। पहली फुर्सत में हमजा को वीडियो कॉल की। लड़के से उगलवा लिया? नहीं, बहुत ढीठ है वो। मुझे यहाँ अहमद टावर्स पर आना पड़ा था, मैं डेटा की जगह बदल रहा हूँ, हमजा ने कहा। हमजा, अगर उसमें एक भी बात बाहर निकली, वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा, हयात ने कहा। यस बॉस, बखूबी जानता हूँ। मेरे आदमियों ने उसे मारा भी और लालच भी दिया, मगर नहीं बताया उसने। अभी तो वो उसे मेरे घर में ही बंद छोड़ आए हैं। उसे कहा था अंधेरे से डरता है, वो उसे अंधेरे में बंदा छोड़ आए हैं। 2-3 घंटे बंद रहेगा तो जरूर दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, हमजा ने कहा। ये नाज की चाल भी हो सकती है, बहुत चालाक है वो। जिस तरह वो चश्मे में कैमरा लगाकर ले गया, वो अब भी कुछ सोच रहे होंगे। किसी गलती की गुंजाइश नहीं है हमजा, मंसूर ने कहा। यस बॉस, हमजा बोला। हमजा साथ साथ जल्दी जल्दी सब रिकॉर्ड्स कागज पर प्रिंट करता जा रहा था। मंसूर हयात खान कुछ देर उसे देखता रहा। नाज के घर में कौन कौन है? माँ बाप। बाप कोई छोटा मोटा कारोबार करता है। छोटा भाई है और उसका कोई रिश्तेदार आया हुआ था, वो चला गया है शायद, हमजा ने बताया। करता क्या है वो रिश्तेदार? हमजा ने जहन पर जोर डाला। हवालदार है आजाद कश्मीर में। बेजरा ही हुआ या नहीं? मंसूर ने कहा। लड़के से कैसे उगलवाओगे? मंसूर ने पूछा। उसके बाप को धमकाएंगे। अगर कुछ घंटों तक उसने कुछ ना बताया तो सिर्फ उसे पता है कि नाज कहाँ है। नाज तब से घर नहीं गई, घर वाले जानते हैं वो कहाँ है, हमजा ने कहा। ठीक है, लड़का चुप रहा तो उसका छोटा भाई भी तो है, वो जरूर समझ जाएगा। हयात के अंदाज में कदर ठहराव था, वो पहले की निस्बत हल्का फुल्का था। बॉस, नाज का क्या करना है? मतलब हमें पता चल जाता है कि नाज कहाँ है और तुम्हारे पास ले आते हैं, फिर उसे क्या सजा देनी है? हमजा ने पूछा। हमजा ने लम्हे भर को सर उठाकर मंसूर हयात खान का चेहरा देखा। वक्त बताएगा हमजा, मंसूर बोला। जी। वो पहले की तरह सिस्टम से सर खपाई करने लगा। उसने मजीद सवाल नहीं पूछे। हयात कदे मुतमईन होकर वीडियो कॉल बंद कर दी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।